स्टार्ट। नमस्कार। ग्रेड फर्स्ट के अभ्यर्थियों के लिए प्रयास की परम टेस्ट सीरीज का जो आज का पेपर संपन्न हुआ है उसके सॉल्यूशन को लेकर अपन आए हैं। आज आपने टेस्ट सीरीज का पेपर संख्या 4 दिया है, चौथा पेपर आपने आज किया है और इस दौरान हम पेपर फर्स्ट के अंदर जो साइकोलॉजी और शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों का विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन संख्या 22 से अपने प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया पूछी है। लर्निंग की प्रोसेस जो है ना उसका क्रमबद्ध तरीका पूछा गया है कि अधिगम प्रक्रिया वो किस प्रकार से शुरू होती है। तो देखो, अधिगम प्रक्रिया की एक खास बात है कि अधिगम प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो सबसे पहली चीज हो जाएगी अभिप्रेरक या अभिप्रेरणा। 3 नंबर चीज, पहले हम अभिप्रेरित होंगे और अभिप्रेरित होकर क्या करेंगे, कोई न कोई। देखो, वैसे इसमें खास बात यह है कि जो ऑप्शन है ना उनमें से एक ही ऑप्शन से उत्तर आ रहा है। जैसे ही अभिप्रेरित होते हैं उसके बाद में लक्ष्य का निर्धारण करते हैं कि साहब ये लक्ष्य अपन प्राप्त करेंगे। मोटिवेट होकर लक्ष्य का निर्धारित कर लिया। अब लक्ष्य निर्धारण तो कर लिया, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने क्या आती हैं, बाधाएं आती हैं। ठीक है ना, बाधाएं आती हैं। फिर अपन क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। ठीक है, तरह तरह की बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करेंगे। और इन अनुक्रियाओं में ही एक अनुक्रिया ऐसी होगी जिससे अपने को क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, यानी सफल अनुक्रिया हो जाएगी। और सफल अनुक्रिया जैसे ही होगी तब अपन निर्धारित लक्ष्य को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन है ना, वो ऑप्शन है 3, 2, 1, 5, 4। ये इसका एकदम सही जवाब है। 22 में 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे आ जाओ। 23 नंबर क्वेश्चन है। यहां देखो, क्वेश्चन जो है ना इसमें मनोवैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए हैं उन प्रयोगों को सुमेलित करने की बात है। तो यहां पूछा है कि असुमेलित कौन सा है, गलत की पहचान करनी है। E.L. थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में बिल्ली पर प्रयोग किया, एकदम सही है। इसके बाद में बात आती है पावलोव की। I.P. पावलोव ने घंटी वाला प्रयोग सब जानते हो, कुत्ते पर ही किया है, इसलिए एकदम क्लियर चीज है। ये भी क्लियर है। मैकडोगल और वॉटसन, इनकी बात करें तो चूहा और कबूतर। चूंकि मैकडोगल ने चूहे पर प्रयोग किया है, लेकिन चूहे पर प्रयोग ध्यान रखना स्किनर ने भी किया है। स्किनर जो है ना उसने चूहे पर भी किया है और कबूतर पर भी किया है, लेकिन वॉटसन है ना उसका प्रयोग कबूतर पर नहीं है। उसने मुख्य रूप से खरगोश वगैरह उन पर, यानी इसके अंदर बी है ना वो असंगत है। तो असुमेलित समूह हो गया बी, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। कुछ कथन दे रखे, आपको सही कथन की पहचान करनी है। नई और पुरानी आदतों में संघर्ष, थकावट, अभ्यास, निरंतरता में कमी इत्यादि अधिगम पठार के कारण हैं। बिल्कुल सही है एकदम बात। यह होता है अधिगम पठार। इस प्रकार से ऐसे ढलान होती है इसकी। पठार यहां से यहां तक होता है। पहले अपन तेजी से सीखते हैं, तेजी से याद रखते हैं, फिर सीखने की क्षमता धीरे धीरे स्थिर स्तर पर आ जाती है। इस लेवल को अधिगम पठार कहते हैं। अधिगम पठार में क्या करते हैं कि नई और पुरानी चीजों के बीच में संघर्ष होता है और इस संघर्ष के कारण अपन नई चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख सकते और वो चीजें, पुरानी जो चीजें है ना वो नई चीजों को बाहर निकाल देती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब अपन ये सारी चीजें ना सीखने की क्षमता एकदम कमजोर होती जाती है। इसलिए अधिगम पठार का कारण क्या है, नई और पुरानी आदतों में एक तो संघर्ष है, एक थकावट भी होती है, एक अभ्यास और निरंतरता की कमी भी हो सकती है। तो एकदम सही बात है। दूसरी बात लिखी है
परिपक्वता पर अभिप्रेरणा और पुनर्बलन का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अधिगम पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है भाई। लर्निंग में अपन पढ़ते हैं, स्किनर और पावलोव का सिद्धांत पढ़ते हो। थॉर्नडाइक कहता है कि बिल्ली के सामने अपन ने पहले मांस के टुकड़े रखे थे, इसलिए मांस के टुकड़ों ने बिल्ली के लिए अभिप्रेरणा का काम किया। और स्किनर समस्या बॉक्स के अंदर स्किनर के चूहे ने जैसे ही अनुक्रिया करी, भोजन की तस्तरी अंदर आई, तो उसको क्या मिला? पुनर्बलन मिला, इसलिए अधिगम। तो देखो, अभिप्रेरणा अपन पहले देखकर या बाद में पुनर्बलन प्रदान करके किसी भी जीव को सीखने के लिए अपन वातावरण तैयार कर सकते हैं। उसको सीखने में, जल्दी सिखाने में मददगार होता है। इसलिए अभिप्रेरणा और पुनर्बलन दोनों का प्रभाव है ना, लर्निंग पर तो पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना परिपक्वता पर नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई बच्चा है वो 9वें महीने में अगर पैरों पर खड़ा होता है, तो आप चाहे उसको कितना ही तो मोटिवेशन दे दो और कितना ही री इन्फॉर्मेशन दे दो, कुछ नहीं होने वाला है। वो किसी भी स्थिति में 6ठे महीने में या 7वें महीने में पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परिपक्वता एक ऐसा लेवल होता है जिसमें जो मिनिमम टाइम होता है ना, वो लगेगा। उसका मोटिवेशन और पुनर्बल से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दूसरी बात भी सही, पहली बात भी सही। तीसरी बात है, सीखने की गति, मात्रा, उन्नति और अवनति, इनको दर्शाने के लिए जो चीज अपन काम में लेते हैं उसका नाम है अधिगम वक्र। ये बात भी सही है एकदम। अधिगम वक्र से अपन क्या करते हैं? सीखने की गति की कमी, वृद्धि, उन्नति, अवनति, इनको समझाते हैं। तो उत्तर हो गया इसका डी, उपयुक्त सभी। डी एकदम सही जवाब है। चॉइस का उत्तर हो जाएगा डी। आगे आ जाइए। 25 नंबर, छात्र को जबरदस्ती स्कूल भेज सकते हैं लेकिन पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये तो वही बात हो गई कि घोड़े को तालाब पर ले जा तो सकते हो, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यानी जब तक कोई जीव सीखने के लिए तैयार नहीं है, तब तक उसको कोई सिखा नहीं सकता। थॉर्नडाइक के सीखने के जो 3 प्रमुख नियम हैं, उनमें एक नियम है जिसका नाम है तत्परता और तैयारी का नियम। जब तक सीखने वाली इकाई सीखने के लिए तैयार नहीं है, कोई माई का लाल उसको सिखा नहीं सकता। इसलिए यहां नियम लागू होता है तत्परता का नियम, तैयारी या तत्परता का नियम। यस, आगे आ जाइए। ये अधिगम सिद्धांत हैं, उनका नाम है एक तरफ तो, और एक तरफ उनके प्रतिपादक। तो आप सब जानते हो, अपन एक एक को ले लेते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ये है BF स्किनर का सिद्धांत, जिसको अपन RS थ्योरी बोलते हैं। पहले रेस्पॉन्स, उसके बाद में अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी बोलते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके बाद में दूसरा है सूझ का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत या लर्निंग बाय इनसाइट। इसका प्रतिपादन किया है गेस्टाल्टवादी विचारक वोल्फगैंग कोहलर ने। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इसके अंदर उसने मुख्य रूप से सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अंदर स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। आप सब जानते हैं, चूहे पर प्रयोग किया था। यह सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, लर्निंग बाय इनसाइट। इसके बाद में अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित का मतलब है CR, कंडीशनल रेस्पॉन्स, या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं। यह सिद्धांत दिया है I.P. पावलोव ने। और इसके बाद में बात आती है प्रयास और त्रुटि, यह है E.L. थॉर्नडाइक का, जिसको SR, स्टिमुलस रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं। इस प्रकार से इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो हो गया 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1। डी इसका एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर है निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो क्या कहता है? उसकी मान्यता में से आपको एक गलत कथन, उसका चयन करना है, गलत का। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया, बिल्कुल साहब,
निर्मितवाद ये मानता है कि अधिगम सक्रिय परिस्थितियों में, इसमें विद्यार्थी को सक्रिय होना पड़ता है। दूसरा लिखा है कि अधिगम विश्व का व्यक्तिक विवेचन है। एकदम सही बात है। इसमें क्या होता है कि अधिगम है ना, वो किसी का दिया हुआ ज्ञान नहीं है। अधिगम क्या है कि व्यक्तिगत विवेचन है, अपनी तरफ से खुद किसी के बारे में जानना है। शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं देकर ज्ञान का प्रसार करते हैं। 9, इससे सहमत नहीं है भाई। निर्मितवाद कहता है कि ज्ञान का स्रोत शिक्षक या पाठ्य पुस्तक नहीं है, बल्कि विद्यार्थी स्वयं है। और डी बात कहते हैं शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं के ज्ञान निर्माण में केवल क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये बात तो सही है, पहली सही है, दूसरी बी सही है, डी सही है, लेकिन सी गलत है। क्योंकि टीचर ज्ञान देने वाला नहीं है, ज्ञान निर्माण में हेल्प करने वाला है, केवल सुविधा प्रदाता, सहजकर्ता या अंग्रेजी में बोले फैसिलिटेटर। रचनावादी विचारधारा ये मानते हैं कि विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ध्यान रखना आप, विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, टीचर ज्ञान निर्माण में उसकी मदद करता है। इसलिए एक सुविधा प्रदाता, सहजकर्ता या फैसिलिटेटर है। ज्ञान निर्माण करने के लिए परिस्थिति पैदा करना है, ज्ञान का निर्माण तो बच्चा स्वयं करता है। ओके, आगे आ जाओ। 28 सूझ का सिद्धांत या समग्रतावाद के जो प्रतिपादक हैं वो 3 गेस्टाल्टवादी हैं, सब जानते हैं, मैक्स वर्दीवर्ग, कुर्ट कोपका और वोल्फगैंग कोहलर। जर्मनी की गेस्टाल्टवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, जिसे समग्रतावाद भी कहते हैं। जिस प्रकार अभिप्रेरणा किसके बिना शुरू नहीं होती भाई? अभिप्रेरणा ना आवश्यकता के बिना शुरू नहीं होती, ध्यान रखना। और अधिगम किसके बिना? अभी अधिगम की प्रक्रिया पढ़ी थी, पहला प्रश्न। अधिगम के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? अधिगम के लिए सबसे पहले चाहिए अपने को अभिप्रेरणा। तो दोनों का यहां तो आना चाहिए आवश्यकता और यहां आना चाहिए अभिप्रेरणा। तो बोलो जी, दोनों चीजें सही व्यवस्थित ढंग से कहां है? ये रही, आवश्यकता भी है, अभिप्रेरणा भी है। उत्तर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं आपकी यहां जानकारी के लिए बता दूं, अपन ने अधिगम प्रक्रिया में पढ़ा था कि पहला चरण अभिप्रेरणा है, और अभिप्रेरणा होती है ना मोटिवेशन साइकिल पढ़ते हैं अपन, तो उसमें N+D+I। पहले नीड, अगर आवश्यकता नहीं है ना तो कोई प्रेरित नहीं होगा, इसलिए पहले नीड होती है, और नीड के कारण ड्राइव यानी चालक पैदा होता है, और चालक को शांत करने के लिए इंसेंटिव यानी प्रोत्साहक आता है, और इसी के साथ में मोटिवेशन साइकिल पूरा हो जाता है। ओके, आगे आ जाओ। कथन दे रखे, मैनेजमेंट के प्रश्न शुरू हो गए भाई। 53 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ सीधा। डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मुख्यतः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों को सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण देता है। एकदम सही बात है भाई। ग्रेड 3 के L1 L2 के टीचर को डाइट ट्रेनिंग देता है इन सर्विस। क्यों देता है? कारण बता रहा है कि डाइट का कार्य प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार करना है। तो शिक्षक प्रशिक्षण है ना, ये देना गुणवत्ता सुधार का ही काम है। ए और आर दोनों सही है, ध्यान रखना, लेकिन आर एक की सही व्याख्या भी करता है। उत्तर हो जाएगा ए। आगे आ जाओ। ये संस्थाएं दे रखी है 4, डाइट, ISC, SCERT और NCERT। इनके सामने शब्द लिखे हुए, लेवल बता रहा है। डाइट होती है ना, वो जिला स्तर पर काम करती है। ISC है ना, वो उच्च अध्ययन संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, ठीक है। SCERT राज्य स्तर पर काम करती है, करिकुलम डिसाइड करने का, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण, और राष्ट्रीय स्तर पर यह काम करती है NCERT। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 बी हो गया वही सही जवाब। ठीक है, उल्टा हो रहा है देखो, 4 3 2 1। ओके, लेवल के अकॉर्डिंग। आगे आ जाओ। आगे लिखा है SIQE, राज्य में गुणवत्ता युक्त शिक्षा है तो पहल कार्यक्रम चल रहा है भाई। इसके बारे में पूछा है कि 2015-16 में बिल्कुल CCP प्रक्रिया को आदर्श विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक लागू करने का निर्णय लिया गया था। सही है एकदम। इसका ध्येय वाक्य है सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही है। और SIQ में गतिविधियों को 3 भागों में बांटा, 3 में बटा है।
SIQE के अंदर 3 गतिविधि चलती हैं, CCP, CCE और ABL, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इन 3 गतिविधियों से SIQ चलता है। तो उत्तर हो गया 1, 2 और 3, डी सही है। आगे आ जाओ। कथन देखो भाई, IASC शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन, एडवांस स्टडी और अनुसंधान को बढ़ावा देती है। बिल्कुल देती है, सही है। IASC जिला स्तर की संस्था है भैया, जिला स्तर की संस्था नहीं है। IASC तो पूरे राज्य स्तर पर ही काम करती है, क्योंकि पूरे राजस्थान में 2 ही तो है। IASC 2 ही है, एक बीकानेर में, एक अजमेर में है, इसलिए जिला स्तर की संस्था नहीं है, डाइट जिला स्तर की है। इसलिए ध्यान रखना, इसके अंदर ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, सी जवाब हो गया। आगे आ जाओ। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की बात हो रही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र जो दिए जाते हैं ना, उनको केंद्र और राज्य सरकार द्वारा CBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जितने भी उनके समकक्ष से नहीं माना गया है। ये कह रहा नहीं माना गया है, पहली बात। दूसरी बात कह रहा कि पाठ्यक्रम की सरलता और शिक्षा की सहजता के साथ साथ में परीक्षा में लचीलापन है। भाई लचीलापन तो है ही ना, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन कराने पर 5 साल में एक विद्यार्थी को 10वीं और 12वीं पास करने के लिए कितने मौके मिलते हैं? 9 मौके मिलते हैं। इसलिए तो फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल लचीला है। लेकिन इसमें जो पहली बात है ना, किनके बराबर नहीं है भैया, बराबर ये ध्यान रखना। स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं का जो प्रमाण पत्र होता है ना, वो CBSE अन्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अन्य सबके बराबर माने जाते हैं। इसलिए पहली बात गलत है, उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, ये असंगत कथन है, गलत कथन है, बाकी सही है। आ जाओ, कथन है भैया। पहला कथन लिखा है कि राजस्थान में डाइट की स्थापना 2 चरणों में हुई थी, 1995 में और 1996 में। पहले चरण में 14, 15 डाइट, 29 डाइट बन गई थी 2 चरणों में। और फिर नीचे लिखा है कि प्रथम चरण में अक्टूबर 1946 तक से सभी जिला डाइट्सों की स्थापना। न, ये दूसरी बात गलत है। प्रथम चरण में तो 95 में हुई थी, इसलिए ए सही है, आर गलत। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, उत्तर हो गया सी। आ जाओ, 69 नंबर प्रश्न। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की बात हो रही है, RSTB की बात हो रही है भैया। क्या कह रहा है कि इसके बारे में जो विकल्प दिए उसमें से गलत का चयन करना है, असत्य। इसका मुख्यालय जालाना डोंगरी जयपुर में है, बिल्कुल सही है। इसकी नियमावली 1973 के अनुसार इस बोर्ड के संगठन ढांचे में 2 परिषद है, बिल्कुल है। एक तो शासी परिषद और एक निष्पादन परिषद। शासी परिषद में सदस्यों की संख्या 12 होती है। इसका प्रधान अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है, एकदम सही है। ये तो आया हुआ है प्रश्न कि RSTB का प्रधान अध्यक्ष है ना, वो शिक्षा मंत्री होता है। निष्पादन परिषद के अंदर सदस्य संख्या 9 होती है, भाई यहां पर 15 लिख रखी है, तो ये बात गलत है। और इसका प्रधान अध्यक्ष सभापति जो होता है ना, वो प्रमुख शासन सचिव, ये तो सही है, लेकिन आधी बात गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। डी इसका सही जवाब है, गलत बात है, बाकी सारी सही बात है। आगे आ जाओ, 60 नंबर क्वेश्चन। पहला कथन लिखा है कि डाइट के प्रकोष्ठों के बारे में, कि पिंक बुक की गाइडलाइन के अनुसार डाइट के अंदर कुल 8 प्रकोष्ठ होते हैं। बिल्कुल 7 तो होते हैं अकादमिक और 1 होता है प्रशासनिक, टोटल 8 होते हैं। सही है एकदम, ये तो सही है। और बी कारण देखो इसमें क्या लिखा है, सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा, PSTE, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के तहत 4 वर्षीय BSTC या DLED। नो भैया, 4 वर्षीय नहीं होती है, 2 वर्षीय होती है, ये गलत है। टीचिंग कोर्स का संचालन PST करती है, सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण का काम तो करती है, लेकिन 4 वर्षीय BST से नहीं, आजकल 2 वर्षीय DLED पाठ्यक्रम चलता है इसकी जगह। तो इसमें भी एक तो सही हो गया, एक तो आर गलत हो गया। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, सी हो गया उत्तर। और आगे आ जाइए, हो गया क्या? तो ये 60 क्वेश्चन है अपने, यानी क्रमांक 60 तक अपन ने 15 क्वेश्चन जो थे मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख दें, बता दें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर लेके आ रहे हैं
और आशा करते हैं कि आपका प्रश्न पत्र बहुत बढ़िया हो रहा, आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लगातार टेस्ट चीज़ है उसको देते रहें और अपनी कमियों की पहचान करके और टाइमली उनको सुधारते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज आपका जो टास्क टेस्ट सीरीज का रिवीजन पेपर जो है जीके वाला, उसके पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। स्क्रीन पे आपके सामने पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ो। ऑप्शन है, निम्नलिखित को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिए गए कोर्ट में से सही उत्तर का चयन करें। देखो, ये जो आपको संविधान से संबंधित 4 केसेज हैं, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है कि किस वर्ष कौन सा केस है उसमें जजमेंट आया। ठीक है, तो 4 केस हैं, लगा के देख लो आराम से। चारों हमने स्टडी कर रखे हैं क्लास में। देखो, पहला केस है केशवानंद भारती केस। ठीक है, आप सबको पता है केशवानंद भारती केस का फैसला जजमेंट कब आया था? 1973। दूसरा है गोलकनाथ केस, और गोलकनाथ केस का फैसला जो है वो आपको पता है 1967। ठीक है, इस केस में भारत की दूसरी सबसे बड़ी अदालत थी, जिसमें कितने टोटल 11 जज बैठे थे। और ये जो है वो भारतीय आज तक की सबसे बड़ी अदालत है, जिसमें कितने 13 जज बैठे थे। और यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, हमने पूरी क्लास में बात की थी। कौन सा? संविधान के मूल ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस जो है वो 1980 का है, 1980। और सज्जन सिंह का केस है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 1965 का है। ठीक, वैसे देखा जाए तो चारों के चारों जो केस हैं वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्या मौलिक अधिकारों में संसद को संशोधन की शक्ति प्राप्त है या नहीं है, ये चारों का वृत्तांत इसी में, और पूरे डिटेल्स हमने इन केसों को पढ़ा था। ठीक, तो अब क्रम से बताओ। देखो, 65, 67, 73 और 80। इसका मतलब 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल पूरा अच्छी तरह हमने सारे केसेस को भी पढ़ा था, जजमेंट भी पढ़े थे, क्या था सारा पढ़ा हुआ अपना। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहले तो इसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि हम आमतौर पे कंफ्यूज ही होते हैं कि सही है पूछते हैं, हम प्रश्न का उत्तर करते हैं, बाद में कहते हैं इसमें तो हमने नहीं कर दिया, तो सही नहीं पूछा है। कौन सा सही नहीं है? पहला कथन देखो, वह संसद के किसी भी सदन को विघटित। देखो, 3 शब्द मैंने आपको डिस्कस किए थे। एक होता है सत्रावसान, एक होता है सत्र आहूत करना यानी बुलाना, और एक होता है स्थगन करना, और एक होता है लोकसभा का क्या करना? विघटन करना यानी उसको भंग करना। ठीक, तो क्योंकि राज्यसभा तो भंग होती नहीं है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो संसद के सत्र बुला सकता है, आहूत कर सकता है, संसद के सत्र का सत्रावसान भी कर सकता है। ठीक है, संसद के सत्र को स्थगित यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये स्थगित करने की शक्ति जो होती है वो पीठासीन अधिकारी के पास होती है, और विघटन नहीं कर पाएगा कि लोकसभा का विघटन। तो लोकसभा का विघटन होगा, इसमें क्या है, वह संसद के किसी भी सदन, तो राज्यसभा का भी विघटित होती नहीं है, तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मिल गया कि ये सही नहीं है। अगर इसमें होता कि वह लोकसभा को विघटित कर सकता है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा ही विघटित होगी, विघटन की शक्ति कहां है? केवल किसके पास? राष्ट्रपति के पास। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, और स्थगन, मैंने कहा कि स्थगन का जो पावर होता है वो हमेशा किसके पास होता है? पीठासीन अधिकारी के पास। ठीक, चाहे कोई सा सदन हो, लोकसभा हो या राज्यसभा। तो इसमें आपका पहला ही उत्तर क्या, जो ऑप्शन है वो क्या है? गलत। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कुछ कथन है, उन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक एमएलए जो विधानसभा के सदस्य होते हैं कि वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। बिल्कुल ठीक बात। ये भी डिस्कस किया था कि वोट का मूल्य निकालने के लिए हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, और उसमें एमएलए के वोट की कीमत निकालने के लिए क्या करना होता है कि राज्य की कुल जनसंख्या और उसमें राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या का भाग देना है, और फिर 1000 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, तो ये सब का अलग है। जैसे मैंने कहा था कि यूपी का सर्वाधिक होता है,
फिर हमने राजस्थान की बात की थी तो 128.9, जिसको एग्जैक्ट हमने किया था 129। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या हर राज्य की अलग अलग होती है, हर राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या अलग होती है, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है कि एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, बिल्कुल ठीक है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से अधिक होता है, नहीं, क्योंकि वहां पर वैल्यू जो निकालते हैं वो संसद के सदस्य का मत मूल्य निकालते हैं। ठीक है, और संसद के सदस्य का मतलब चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, दोनों का मत मूल्य जो होगा वो क्या होगा, एक समान, किसी का कम या ज्यादा नहीं होगा। तो ये कथन तो ठीक है और ये वाला कथन क्या है, गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो हमने डिस्कस ना किया हो क्लास में। अगला देखो, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने 5 प्रधानमंत्री हैं, इनका कार्यकाल सबका हमने पढ़ा हुआ है, देख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, आपको पता है वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले 96 से 96, फिर 98 से 99 और फिर 99 से 2004। ये तो वाजपेयी का कार्यकाल हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो आपको पता है कि 1989 से 90 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे थे और 90 से 91 तक कौन रहे थे, चंद्रशेखर रहे थे। ठीक है, एच.डी. देवेगौड़ा, ये अटल के बाद 96 में बने थे, तो 96 से 97 इनका कार्यकाल हो गया। और नरसिम्हा राव का कार्यकाल जो है वो आपका है 91 से 96। ठीक, तो इनमें देखिए सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह 4 ऑप्शन, फिर चंद्रशेखर 4 और 2, फिर नरसिम्हा राव 5। ठीक है, फिर अटल पहला कार्यकाल हो गया ना 96, और फिर आपके 3 नंबर देवगौड़ा, बिल्कुल ठीक, ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है, सबका कालक्रम आपको पता है सारा। अगला देखिए, भारत में तदर्थ एडहोक जजों की नियुक्ति का प्रावधान है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था आपको कि भारत के उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो संविधान के आर्टिकल किस में होती है, 127 में। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख केवल कहां पर है, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में नहीं। हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, आर्टिकल 224 में हम जो पढ़ते हैं तो। ठीक है, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में नहीं, ये कथन गलत है। कौन सा सही है, ये वाला सही है, तो मिल गया अपना उत्तर। ठीक, अगला देखो, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कुछ बातें हैं, उनमें से कौन सी बात सही है देखते हैं। नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, यह आवश्यक नहीं कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य बन जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य नहीं, लोकसभा का नहीं, संसद के किसी भी सदन का सदस्य, किसी भी सदन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये गलत है। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आवश्यक है ही नहीं, है तो ठीक है, ना हो तो 6 माह के अंदर बन जाए, और आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य नहीं, ये भी गलत है। तो यहां पर कौन सा कथन सही आपका, पहला ही कथन है कि प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति प्राप्त करते हैं तो आवश्यक नहीं है कि वो संसद के सदस्य है, लेकिन 6 माह के भीतर उनको संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये आपके पॉलिटिकल साइंस के 6 प्रश्न थे और आपका रिवीजन टेस्ट था, तो तैयारी तो आपकी पहले से बहुत अच्छी थी और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो हमने क्लास में शायद डिस्कस ना किया हो। उम्मीद करता हूँ ये पेपर भी आपने बहुत अच्छे से और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। अगले सॉल्यूशन के लिए एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो साथियों, मैं जय चौधरी प्रयास के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आपकी टेस्ट सीरीज बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी और आपको क्वेश्चन करने में मजे भी आ रहे होंगे और साथ साथ में आपका सिलेबस कवर हो रहा है। तो हिस्ट्री के संबंध में जो भी क्वेश्चंस हैं आज हम डील करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो जालोर के इतिहास से है। जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं
सही विकल्प का चयन करिए। तो पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में शक्तिशाली सेना को भेजा, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी जो है कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सबसे पहले 1308 के अंदर जालोर अभियान भेजता है, लेकिन बीच में जालोर दुर्ग की कुंजी क्या पड़ती है, सिवाना दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग जो है उसको जीता जाता है। सिवाना का सोनगरा चौहान, शीतल देव और सोमेश्वर सोनगरा थे, उनको कमालुद्दीन गुर्ग पराजित करता है और सिवाना का नाम खैराबाद रखा जाता है और कमालुद्दीन यहाँ का प्रशासक बन जाता है। कालांतर के अंदर इसी कमालुद्दीन गुर्ग के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी और गुर्ग दोनों की संयुक्त सेना ने जालोर पर अभियान किया। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जालोर के दहिया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान ने सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ये दोनों ही कथन सत्य है। तो सिवाना जीतने के बाद में 1311 में अंतिम अभियान अलाउद्दीन खिलजी खुद आता है, सिवाना के कमालुद्दीन गुर्ग को साथ में लिया और जालोर दुर्ग का घेरा डाला जाता है। तो जालोर दुर्ग का जो किलेदार था दैया सेजवाल या बी का दैया, उसको लालच दिया गया और इस प्रकार से उसने गुप्त मार्ग बता दिए गए। जालोर दुर्ग के अंदर तुर्कों की सेना प्रवेश कर जाती है। कानड़देव और वीरमदेव लड़ते हुए केसरिया करते हैं और उनकी रानी जो है जैतल देव के द्वारा क्या किया गया, जोहर किया गया। इस प्रकार से अंतिम रूप से जालोर पर खिलजी का अधिकार हो गया और कमालुद्दीन गुर्ग को फिर यहाँ का क्या नियुक्त कर दिया जाता है, प्रशासक, और जालोर का नाम खिलजी ने क्या रख दिया गया, जलालाबाद। और इस विक्ट्री के उपलक्ष्य के अंदर इन्होंने यहाँ पर क्या बनाया, एक मस्जिद का निर्माण करवाया। देन ये वर्तमान में तोपखाना मस्जिद के नाम से जानी जाती है। इस संपूर्ण घटना की जानकारी हमें कानड़देव प्रबंध ग्रंथ से मिलती है। कौन से ग्रंथ से मिलती है, कानड़देव प्रबंध ग्रंथ से मिलती है, जिसका रचयिता कौन है भाई, पद्मनाभ है। कौन है, पद्मनाभ। अब ध्यान रखना है कि ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ अखिराज देवड़ा जो सिरोही के शासक थे उसके शासन काल में पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो इसमें हमारे ये दोनों क्या हो गए, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को राणा सांगा ने करमचंद पवार को वफादारी प्राप्त करने के लिए उसे जागीर के रूप में दिया था। तो पहले तो हमें यह समझना है कि हु इज करमचंद, करमचंद है कौन। करमचंद पवार जो है ये मेवाड़ का क्या था भाई, सामंत था और कहाँ का है, किशनगढ़ के पास में एक जगह पड़ती है, श्रीनगर का था। तो जब मेवाड़ के शासक रायमल के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी को लेकर विवाद हुआ तो पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको अपन उड़ना राजकुमार कहते हैं, उससे परेशान होकर सांगा जो है कहां चला गया था, करमचंद्र पवार के शरण में चला गया था। कालांतर के अंदर आप देखोगे करमचंद पवार ने सांगा से अपनी पुत्री का विवाह किया और राज्याभिषेक में सहयोग करवाया था। और खानवा के बैटल के अंदर करमचंद पवार ने सांगा का सहयोग की किया था। उस वफादारी के उपलक्ष्य में अजमेर, मांडल, परबतसर और बनेड़ा चारों ही प्रांत जो थे वो क्या दिए गए, इनको जागीर के रूप में भेंट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में नहीं लड़े थे, या नहीं ध्यान रखना है। तो ग्वालियर के थे रामसा तंवर, ये अपने दोनों पुत्रों के साथ में हल्दी घाटी युद्ध के अंदर लड़ते हैं। बीदा, झाला बीदा, ये भी प्रताप के सहयोगी रहे। सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत, ये भी मुख्य रूप से हरावल सेना के पार्ट थे। और सलुम्बर के ही ये जो सामंत है ये क्या करते थे,
यहाँ का शासकों का राज तिलक करते थे, तो प्रताप का राज तिलक चुंडावत सरदार कृष्णदास के द्वारा ही किया गया था। इन्होंने ही तलवार भेंट करी थी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अशोक परमार। तो अशोक परमार खानवा के युद्ध में होता है, न कि हल्दी घाटी के युद्ध में। खानवा के युद्ध के अंदर जो 17 मार्च 1527 को बाबर वर्सेस राणा सांगा, तो अशोक परमार जो थे ये भरतपुर के एक प्रदेश है जिसका नाम जगनेर है, तो जगनेर निवासी अशोक परमार ने सांगा का सहयोग किया। कालांतर में अशोक परमार को सांगा के द्वारा क्या दिया गया? ऊपरमाल की जागीर भेंट की जाती है और वहां पर इन्होंने बिजोलिया कस्बे की स्थापना की। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अशोक परमार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द कर दिया था? तो 72-73 की यदि हम बात करें तो अकबर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को 3 साल के लिए जोधपुर का क्या बनाया था? प्रशासक नियुक्त किया था। अब यहां आप देखोगे तो अकबर के अपोजिट में मारवाड़ का जो शासक चंद्रसेन है उसका विरोध किया जा रहा है। चंद्रसेन ने नागौर दरबार में उपस्थित होने के बाद भी अकबर की अधीनता को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए फिर चंद्रसेन के मोटा जो भाई है उदय सिंह, उनके कहने पर अकबर ने यहाँ अभियान भेजा जाता है और 1572, 73 और 74 3 साल तक राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। उसी दौरान राय सिंह ने 1572-73 में काठोली के युद्ध में गुजरात के मिर्जा बंधुओं को पराजित किया था। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो है हमारा इंडियन हिस्ट्री का सेगमेंट है जो 31 से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? 31 से शुरू हो रहा है। तो आगे देखिए, हमने इंडियन हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन होंगे। तो 31 क्वेश्चन जो है, ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी राजनीतिक अशांति का गुब्बारा छिपा हुआ है और इसमें बहुत कुछ नितांत न्यायोचित था। उपरोक्त कथन भारत की राजनीतिक अशांति के संदर्भ में 1909 में किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपको पता है 1909 का क्या मार्ले मिंटो अधिनियम जब अपन पढ़ते हैं, इसमें मुसलमानों के लिए या मुस्लिम लीग के लिए क्या पृथक निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात की गई थी। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। तो ये बात किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मिंटो के द्वारा कहा गया था। और ये पृथक निर्वाचन प्रणाली ही 1909 के अंदर एक पृथक राष्ट्र के नींव रख दी गई, जो कालांतर में जाकर क्या बनेगा? पाकिस्तान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं है? तो देखो, होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट की बात करते हैं। होम रूल आंदोलन 1916-17 में चलाया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट एनी लेके आई थी आयरलैंड से। जिस प्रकार से आयरलैंड इंग्लैंड से आजादी प्राप्त करता है, उसी प्रकार से भारत को भी स्वायत्ता या स्वतंत्रता की प्राप्ति करना है। तो 1914 में एनी बिसेंट ने इसका कॉन्सेप्ट अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के अंदर प्रकाशित किया था। उसी दौरान ही बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल रंगून से वापस भारत आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने फिर एनी के इस कॉन्सेप्ट को देखा और अप्रैल 1916 पूना और बेलगांव से इस आंदोलन की शुरुआत की और होम रूल लीग का गठन किया अप्रैल के अंदर, जबकि एनी ने सितंबर 1916 मद्रास के अडियार नामक स्थान से अपना होम रूल आंदोलन शुरू किया। तो एनी है ही, तिलक है ही,
टी.एच. अलकाट ये भी थे। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक में भी जाने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये शामिल नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले के संस्था को इसमें प्रवेश से अनुमति नहीं थी। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, गांधी के द्वारा किए गए कार्यों का क्रम बताना है, मतलब इनकी हायरार्की है, पहले से एन की ओर देखना है कि सबसे पहले कौन सा, फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या, एंड देन क्या। तो आपको पता है गांधी जनवरी 1915 में कम बैक टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका से वापस भारत आते हैं। तो भारत आते ही उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी, साबरमती नदी के किनारे 1915 में। सबसे पहले कोचरब नामक स्थान पर गुजरात में स्थापित किया। 17 में इसको साबरमती में ट्रांसफर किया। तो पहला तो हो गया दो। अब देख लो दो कहाँ है, तो दो जगह है, ए और बी दोनों में। चलो ठीक है। इसके बाद में गिरमिटिया प्रथा क्या है, तो ये एक दास प्रथा की तरह ही थी। भारतीय लोगों को ब्रिटिश लोग खरीद कर या पैसे के बल पर विदेशों में ले जाते थे, या अपने घरेलू काम या कंपनियों में काम करने के लिए ले जाते थे एज ए स्लेव के रूप में। तो 1916 के अंदर गिरमिटिया प्रथा को खत्म करवाया था। तो दो के बाद एक का है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा आप देखोगे चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन नील की खेती के विरुद्ध था। ये बिहार के चंपारण से शुरू होगा 1917 में, ठीक है। देन अनासक्त आश्रम 1929, ये उत्तराखंड में स्थापित करवाया था अनासक्त आश्रम। तो 2, 1, 4, 3 ये फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। ये क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ हुआ। एब्सोल्युटली राइट है। क्रिप्स मिशन को हमने खारिज कर दिया था, और क्रिप्स मिशन के जो प्रावधान थे क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध में यदि भारत सहयोग करता है तो हम युद्ध विजय के बाद में उनको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। तो गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देते हुए खारिज कर दिया, और नेहरू ने इसके आगे दिवालिया बैंक जोड़ दिया। तो इसकी असफलता के बाद अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कार्यकारिणी की फाइनल बैठक के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया, और 9 अगस्त 1947 को ये आंदोलन सुबह शुरू होना था। लेकिन ऑपरेशन 0 आवर के तहत आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में डाल दिया था। गांधी को कहां डाला गया, पूना के आगा खां पैलेस में डाला गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि गांधी जेल से ही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ये गलत है। गांधी जी जेल में थे और जेल से कोई नेतृत्व नहीं हो रहा था, ठीक है। 1942 का आंदोलन जो था नेतृत्व विहीन आंदोलन था, ये ध्यान रखना है। कोई भी नेतृत्व करता नहीं था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन माना जाता है। तो ए सत्य है, बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का जुलूस निकासी और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने का प्रयास किया, गोली खाई। ये घटना किस स्थान की है, तो ये आसाम का स्थान है गोहपुर। और इसी कनकलता बरुआ के साथ में पायली बरुआ भी थी। कौन थी, पायली बरुआ। तो पायली बरुआ और कनकलता बरुआ का संबंध गोहपुर आसाम से है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये हमारा हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूं सबके बहुत अच्छे हुए होंगे, या कोई कंफ्यूजिंग थी तो क्लियर हो गया है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी, और आज अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर के अंदर जो कल्चर के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखा गया है, हालांकि संभावना यही है कि फर्स्ट पेपर के अंदर ये मान के चलो कि लगभग 4 से 5 प्रश्न तक का रेशो इसमें रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी ढंग के प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। मोस्टली कोशिश ये की है कि कथन
निष्कर्ष, असत्य, सत्य, इन बिंदुओं पे ज्यादा जोर दिया गया है। पहला प्रश्न है इसी कड़ी में। 12वां प्रश्न है आपका पेपर में तमाशा। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप पेपर करते हो तब आपको काफी जोर आता होगा, क्योंकि कल्चर जो है वो बहुत लोग जो है फर्स्ट पेपर में थोड़ा इग्नोर करके भी चलते हैं कि इसके तो कोई, कईयों ने तो ये भी कह रखा है कि 2-3 प्रश्न आएंगे, कईयों ने ये कह रखा है कि कल्चर है ही नहीं, कईयों ने ये कह रखा है कि 3 ही तो प्रश्न आएंगे। तो भाई पूरे फर्स्ट पेपर में 2-3, 5 ऐसे करते करते ही तो, मतलब ऐसे अगर 10 विषय आपने हो जाते हैं 5-5 नंबर के, तो सीधा 50 नंबर का मामला हो गया ये तो। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में छोटे छोटे पोर्शन ज्यादा है, और इनको जो मजबूत करके चलेगा तो वो ये मान के चलो कि 40% वाले जो दिक्कत है क्वालिफाई करने में वो उस बच्चे को नहीं आएगी। क्यों, मोटे जो मेजर सब्जेक्ट है वो तो सारे बच्चे पढ़ के जाएंगे, छोटे जो माइनर सब्जेक्ट है उनको लोग ऐसे सोच के इग्नोर करते हैं कि ये तो 5 ही प्रश्न आते हैं, ये तो 5 ही। अब सोचो यार, 5-5 के अगर 5 विषय आपने इग्नोर कर दिए तो 25% तो सीधे सीधे गए अपने। ठीक है, तो छोटे छोटे जो सब्जेक्ट है, जो कुछ छोटे टॉपिक है, उनको अपनी मजबूती, अपनी ढाल बना के चलोगे तो स्कोर में बड़ी मदद मिलेगी। यही जो 1-1, 2-2 नंबर करके और ये 15-15, 20-20 नंबर हो जाते हैं, जो आपको वो जो एक दायरा दिया गया है उस दायरे से ऊपर ले जाने का काम करेंगे। पहला प्रश्न है तमाशा। लोक नाट्य के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। वर्तमान में गोपीचंद भट्ट, वासुदेव भट्ट तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार है, असत्य बताना है। तो एक तो दिक्कत यही आ गई। ठीक है, हालांकि बहुत जगह आप देखोगे तो आपको लगेगा कि गोपीचंद भट्ट जो है वो वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार है, लेकिन थोड़ी सी इसमें दिक्कत ये है कि गोपीचंद जी का 2011 में इनका क्या हो गया था, निधन। 2011 में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। हाँ, वासुदेव जी भट्ट ये जो है ये वर्तमान कलाकार है। इसके अलावा हम कलाकारों में बात करें, दिलीप भट्ट है, तपन भट्ट है, ये वर्तमान में है। ठीक है, और तपन भट्ट है। इसके अलावा हम बात करें तो विशाल भट्ट है। कौन है, विशाल भट्ट है। ये लोग तमाशे के वर्तमान कलाकार है। वासुदेव जी भी है, लेकिन इसमें गोपीचंद जी जो है ना उनका 2011 में क्या हो गया है, निधन हो चुका है। तमाशे का आयोजन खुले मंच पे होता है। खुला मंच याद रखना आप, ओपन थिएटर, ओपन थिएटर या खुला मंच, मतलब सीधे खुले ग्राउंड के अंदर ये नृत्य प्रदर्शित किया जाता है, उसको अखाड़ा कहते हैं। ये भी बात ठीक है। इस परंपरा की शुरुआत भट्ट परिवार में बंशीधर भट्ट द्वारा प्रारंभ की गई थी, और लगभग आप मान के चलो कि किसके टाइम में, सवाई प्रताप सिंह के समय, सवाई प्रताप सिंह के समय। सही बात है। तमाशे में, शाबाश, बहुत शानदार बात है। तमाशे में संगीत, नृत्य और गायन तीनों की क्या होती है, प्रधानता होती है। और एक विशेष बात और है, कभी आ जाए तो आप ध्यान रखना कि ये जो तमाशा है इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती है। स्त्री पात्रों की भूमिका कौन निभाती है, स्त्री निभाती है। ठीक है, इसके जो कलाकार है उनको कहते हैं उस्ताद। उस्ता कला के कलाकार भी उस्ताद है, इसके कलाकार भी उस्ताद कहलाएंगे। ठीक है, बाकी सब चीजें सही है। ए इसका क्या है, कथन सत्य नहीं है। ये सत्य कथन इसका नहीं है, बाकी सारी की सारी बातें एकदम सत्य है। ठीक है, प्रश्न करने में थोड़ा जोर आया होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न इसलिए लिए जा रहे हैं प्रयास की टेस्ट सीरीज में, ताकि आपको मेन पेपर में जब लोग कहेंगे कि पेपर का लेवल बहुत हाई था, तब भी आप ये कहो कि ऐसे हाई लेवल के जो प्रश्न है उनका अभ्यास हमने पहले भी प्रयास की टेस्ट सीरीज में कर रखा है। रम्मत लोक नाट्य के संदर्भ में सत्य कथनों को छांटिए। सत्य कथनों को छांटिए। रम्मत जैसलमेर तथा बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित होती है, ये बात सही है। सत्य कथन छांटना भी ये सत्य है। ये लोकनाट्य की एक ऐसी विद्या है जिसमें केवल एक ही चरित्र संपन्न करता है, ये नहीं है। ये तो नाटक में तो क्या होता है, नाटक में एक चरित्र नहीं होता। जैसे रामायण एक नाटक है, एक चरित्र का कौन सा नाटक होता है, रामायण नाटक है तो इसमें राम है, माता सीता है, लक्ष्मण जी है, जटायु है, बाली है, सुग्रीव है। तो विभिन्न पात्र नाटकों में हमेशा ही
विभिन्न पात्र होते हैं, कोई एक पात्र नहीं होता, तो ये बात भी सही नहीं है। सत्य छांटना है अपने को। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्णा कंपनी नाम से शुरू किया था, ये बात सही है। साईं सेवक गंगादास सेवक जी इसके प्रमुख कलाकार है, ये बात सही है। तो सत्य को छांटना है, तो सत्य तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 क्या है? सत्य है। और इसमें जो 2 नंबर वाला है वो सत्य नहीं है। इजी है प्रश्न, तो कोई दिक्कत नहीं है। संत जसनाथ जी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म 1482 में हुआ था, 1482 में ये जन्मे, और 1483 के अंदर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन बाबर जो है वो जन्मा था। तो ये वो 83 में और ये 82 में बीकानेर के कतरिया सरगांव में हुआ, ठीक है। गोरखमालिया नाम स्थान पर इन्होंने 20 वर्ष तक साधना की, ये बात गलत है। क्यों? इन्होंने साधना की 12 वर्ष, 12 वर्ष क्या की इन्होंने? साधना की। और 24 वर्ष की जो आयु थी, 24 वर्ष की आयु में तो इन्होंने क्या ले ली थी? समाधि ली थी। क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी, ठीक बात है। तो ये 20 वर्ष लिख रखा है, तो 24 साल तो वो सारा ही जीवन काल है उनका, 20 साल समाधि थोड़ी ली उन्होंने। 1506 में कतरिया सर में जीवी समाधि ली, ये बात ठीक है, क्योंकि 1582 में 24 साल जोड़ोगे तो 82 और 24 कितने हो जाएंगे? 1506। इनके उपदेश सिंबू दड़ावा कोंडा नामक ग्रंथ राजस्थानी शैली में है, ये बात भी ठीक है। कौन सी शैली में है? राजस्थानी शैली के अंदर है। अब अपन बात करते हैं कि कथन सही नहीं है। 2 नंबर कथन है साथियों, वो सही नहीं है। तो कथन 2 सही नहीं है, कथन 2 जो है वो सही नहीं है, बाकी कथन सब क्या है? सही है, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है आपको। तो असत्य में 1482 में संजर या संजरी फारस में, संजरी फारस में इनका जन्म हुआ, ये बात एकदम सही है। मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए, ये बात सही है। मुगल सम्राट अकबर ने मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की व्यवस्थाओं के लिए 42 गांव भेंट किए थे, 42 गांव भेंट किए थे। इन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया था। तो ये जो 4 कथन है, ठीक है, इन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया था। ये 2 तो सीधा का सीधा क्या है? एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आई, ये 2 सही है। रही बात गड़बड़ सबसे ज्यादा करेगी ये 2 बातें। एक तो अकबर वाली बात है, ठीक है, और उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने का, प्रचार प्रसार करने का क्या दिया था? आदेश दिया था। ये बात भी सही बैठेगी इनकी। ये बात जो है सी जो ऑप्शन है हमारा वो सही नहीं है, ठीक है, इसमें दिक्कत है। फिर आगे चलो। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। नाथ द्वारा में है पिछवाइयां, ठीक है। किशनगढ़ शैली की पेंटिंग है बनी ठनी। जोधपुर शैली का फेमस चित्र है ढोला मारू। वैसे तो ढोला मारू साउंड में भी मिलेगा तुमको, लेकिन ध्यान रखना कि ढोला मारू अगर प्रॉपरली पूछा जाए कि ढोला मारू मुख्यतः किस शैली की विशेषता है, तो आपको मारवाड़ या जोधपुर चित्र शैली ही करना है। बूंदी शैली 1 बच गई, तो ये रागिनी भैरव चित्र पे आधारित है। तो ए का साथियों 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2। तो आंसर सी अपना एकदम क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। शेखावाटी शैली के बारे में असत्य कथन है। यहां के चित्रों में विचित्र पशु पक्षियों का अंकन मिलता है, ठीक बात है। मतलब यहां क्या है? लोक जीवन के भित्ति चित्र है, लोक जीवन। शेखावाटी क्षेत्र ओपन आर्ट गैलरी कहलाता है, सही बात है।
पीले लाल रंगों की प्रधानता भी सही बात है। यहाँ के भित्ति चित्रों में तिथि व चित्रकारों के नाम मिलते हैं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये बात जो है तिथि वाली बात जो है वो बीकानेर शैली से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे। आगे तो मिट्टी के प्रश्न आगे। मिट्टी का अपने काम ही नहीं है। मिट्टी से मंदिर बनाना, चबूतरा बनाना, ठीक है, छतरी बनाना, तो ये काम अपने हैं। बाकी मिट्टी का काम जो है वो अपने जियोग्राफी वाले गुरुजनों का है। अपना काम है कल्चर, लोगों को सुसंस्कृत करना ना। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, प्रयास एजुहब में आपका स्वागत। और ये ग्रेड 1 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, हमें उम्मीद है कि हमारी टीम की ओर से आपको बड़ा बेनिफिट मिल रहा होगा। अब देखिएगा कि आपके नीचे 2 कथन दिए गए हैं कि काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होती है, परंतु कैल्शियम की कमी होती है। बात यह है कि हम पढ़ रहे हैं काली मिट्टी, तो पहले मैं कुछ बातें आपको काली मिट्टी के संदर्भ में बता दूं कि इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, इसे कपासी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखना। इसे वर्टिसोल्स भी आपके वैज्ञानिक आधार पर कह दिया जाता है कि इसे क्या कहा जाता है, कि वर्टिसोल्स कहा जाता है, काली मिट्टी कहा जाता है, रेगुर कहा जाता है, कपासी कहा जाता है। और ये जो मिट्टी है इसका निर्माण हमेशा ध्यान में रखना आग्नेय चट्टानों में होता है और आग्नेय चट्टानों की बाह्य सतह पर होता है। आग्नेय चट्टानों की ये बाह्य सतह पर मिलती है, जिसे हम बेसाल्ट कहते हैं। ये बाह्य सतह पर ये आपके मिलती है, सतह पर, और इसको बेसाल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? बेसाल्ट। दूसरी बात, काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में है, परंतु कैल्शियम की कमी होती है। तो अब राजस्थान के संदर्भ में अपन देखते हैं कि ये जो मिट्टी है, बिल्कुल राजस्थान में काली मिट्टी जो मिलती है वह कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले में मिलती है। ये कथन बहुत सही है और हाड़ौती क्षेत्र में मिलने वाली एक बड़ी मिट्टी है कि ये हाड़ौती क्षेत्र में मिलने वाली बड़ी मिट्टी है। कि कहाँ मिलती है? हाड़ौती में। तो पहला कथन तो इनका बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का बिल्कुल विकल्प सही है पहला वाला तो। लेकिन बात आती है कि काली जो मिट्टी है, कौन सी मिट्टी बताओ? काली मिट्टी, कि इसमें नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होती है परंतु कैल्शियम की कमी होती है। नहीं, काली मिट्टी में जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, पोटास जैसे तत्व अधिक होते हैं। देखो, लोहा अधिक होता है, मैग्नीशियम अधिक होता है, पोटास अधिक होता है, मैग्नीशियम अधिक होता है, पोटास अधिक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलता है। ठीक है, ऐसे तत्व अधिक मिलते हैं। तो कथन दूसरा गलत है। तो यहां इसका आंसर जो आपके बनेगा वो डी बनेगा, कि कथन एक तो सत्य है। ए आंसर इसका बन जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा कि कथन एक तो सत्य है, लेकिन दूसरा जो है वो क्या है बताओ? आपके असत्य है। ये आप ध्यान में रखना। बहुत अच्छा ये प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न से आप ये मानो एक में आप 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और ये जो है आपको आगे भी लेकर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर है लाल पीली मिट्टी सवाईमाधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि लाल पीली जो मिट्टी है वो हमारे यहाँ पर जैसे सवाईमाधोपुर जिले में मिलती है, टोंक में मिलती है, भीलवाड़ा में मिलती है, राजसमंद में मिलती है, आपके उदयपुर तक ये मिट्टी मिलती है। कौन सी? आपके लाल पीली मिट्टी यहाँ पर आपके मिलती है। सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, टोंक, राजसमंद, इन जिलों में ये मिलती है। दूसरी बात यह है कि ये जो मिट्टी है इसमें मूंगफली और कपास की खेती अधिक की जाती है, कि मूंगफली और कपास की खेती जो है इस मिट्टी में अधिक की जाती है। तो ये दोनों ही कथन आपके क्या है? सत्य है। तो यहां पर जो आपके आंसर बनेगा वो सी बन जाएगा कि कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी आपके क्या है? सही है। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगला जो आपके है विकल्प जो है वह आपके कि सुमेलित कीजिएगा, कि निम्न को सुमेलित करना है। देखो, यहां जलवायु प्रदेश की बात कर ली, एक तरफ आपके जिले हैं, एक तरफ आपके जलवायु प्रदेश है।
कि भैया जैसलमेर किस जलवायु प्रदेश का भाग है। तो आप जानते हैं कि जैसे आप मैप में देख पा रहे हैं जैसलमेर, अब जैसलमेर में वर्षा का औसत आपके 20 से कम ही मिलता है, तो ये शुष्क जलवायु प्रदेश का भाग है जैसलमेर का। तो जैसलमेर शुष्क है, तो यहां पे 4 नंबर हो जाएगा। फिर आपके आता है जयपुर, तो जयपुर में वर्षा का औसत 50 से 60 70, ठीक है, या 50 से 80 के मध्य में वर्षा का औसत रहता है। तो जयपुर जो है, ठीक है, कि जयपुर जो है ये आपके उपाद्र जलवायु प्रदेश में आता है। फिर आपके आता है सवाई माधोपुर आता है, कि कौन सा आता है बताओ, सवाई माधोपुर आपके आता है। तो सवाई माधोपुर जो है ये आपके आर्द्र के अंतर्गत आता है, ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि सवाई माधोपुर आपके किसके अंतर्गत रखा जाता है, आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपके झालावाड़ है, तो झालावाड़ अति आर्द्र में आता है, ये झालावाड़ आपके किस में आता है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपके क्या रखा जाता है, झालावाड़। तो यहां बन गया आपके 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 ए आंसर यहां पर आपके होगा, कि यहां इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए आपके होगा, ये आप ध्यान में रखें। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 21 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। तो बिल्कुल होती है, दोनों मानसूनों से होती है, चाहे वो मानसून आपके अरब सागर से आए, चाहे वो बंगाल की खाड़ी से आए। अरब सागर वाला मानसून सबसे पहले बांसवाड़ा में आता है, 15 जून तक आता है, और जुलाई के प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी का मानसून झालावाड़ में आता है। ये कहाँ आता है बताओ, झालावाड़ में आता है। तो ये दोनों ही जो बातें हैं, ये कथन बिल्कुल आपके सटीक बैठता है। फिर है बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजर जाता है, तो ऐसा है ही नहीं है, हमारे यहाँ तो सबसे अधिक वर्षा ही, आप ध्यान में रखना कि बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। इस बात को रट लो आप कि होती सबसे ज्यादा वर्षा किससे बताओ, बंगाल की खाड़ी के। अरब सागर का मानसून भी आप ये नहीं कह सकते बिना वर्षा किए निकल जाता है, वो करता है, कम करता है, ठीक है। तो ये जो दूसरा कथन है ये तो आपके गलत हो जाएगा, पहला कथन बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो आपके आंसर होगा वो होगा कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो आपके क्या है, गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। तो इसी तरह से हम आपके बीच समय समय पर आपके सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन हमारी पूरी टीम लेकर आती रहेगी, और तीनों माननीय निदेशक महिपाल जी सर, आपके रतन जी सर और परमेश्वर जी सर, तीनों का तहे दिल से आभार हम व्यक्त करते हैं कि आप लोगों को सॉल्यूशन भी हम अलग अलग आपको उपलब्ध करवा देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। रिक्रूटमेंट दिखा क्या उनको दलपति को, दलपति से मिलता हो।
हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं आज शिक्षक ग्रेड 1 के जीके के मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह होती है कि जो स्टेटमेंट सही नहीं है, सही नहीं है इसका मतलब वो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्या है बंधु? गलत है। ठीक बात है, ओके। ऐसे स्टेटमेंट के लिए आपको देखो क्या कहा है, प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। इनके लिए एक इलाज बता देता हूं आपको, रामबाण इलाज बता देता हूं बंधु। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जो होती है, ठीक है, सॉरी, ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जो होती है वो वास्तविक संख्याओं का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है? वास्तविक। काल्पनिक अपने सिलेबस में नहीं है। तो वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या जो होती है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक वास्तविक संख्या में परिमेय का पार्ट आ जाता है, ठीक है, कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है और कुछ वास्तविक संख्याएं क्या होती है बंधु? अपरिमेय संख्याएं होती है। कुछ रेशनल होती है, कुछ क्या होती है? इरेशनल होती है। जो परिमेय संख्याएं हैं ये बंधु दो भागों में बढ़ जाती है। कुछ परिमेय संख्याओं में कुछ भिन्न हो जाती है, कुछ भिन्न परिमेय संख्याएं हो जाती है, ठीक है, हाँ जी। और कुछ क्या हो जाते हैं बंधु? पूर्णांक हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं, ठीक है, हाँ जी। पूर्णांकों में अगर अपन देखें तो बंधु कुछ पूर्णांक नेगेटिव होते हैं जिनको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। कुछ न्यूट्रल पूर्णांक होते हैं और कुछ धनात्मक होते हैं। न्यूट्रल और धनात्मक जुड़कर क्या बन जाते हैं? पूर्ण संख्या बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पूर्ण संख्याएं जो होती है उनमें अगर अपन 0 को अलग कर दें तो बाकी सभी क्या बच जाती है बंधु? प्राकृत संख्याएं बच जाती है। और प्राकृत का फर्दर क्लासिफिकेशन अपन देखें तो प्राकृत में बंधु कुछ सम प्राकृत भी आ जाती है, कुछ विषम प्राकृत भी आ जाती है। कुछ प्राकृत में बंधु भाज्य संख्याएं भी आ जाती हैं, संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर आ जाती है, कुछ अभाज्य संख्या भी आ जाती है। क्या आ जाती है बंधु? अभाज्य संख्या आ जाती है। कुछ अपने आप में परफेक्ट नंबर भी आ जाती है। ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन अपन प्राकृत का कर देते हैं, ओके। अब मैं इनके लिए एक चीज बता दूं आपको, भले ये प्रश्न नहीं आता आपको, ठीक है, ये प्रश्न नहीं आता, आपको एक चीज जरूर आनी चाहिए। और वो क्या आनी चाहिए? जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आपको, सबको आएगा बंधु। एक संधि का उदाहरण देता हूं मैं, संधि का। जैसे संधि है, संधि के प्रकार में एक स्वर संधि आती है मान लो,
और एक व्यंजन संधि आती है। मैं इतना ही एग्जांपल देके आपको एक बात पूछूं कि बताओ बंधु, व्यंजन संधि जो होती है, प्रत्येक व्यंजन संधि संधि होती है कि नहीं होती है? तो आप कहोगे बिल्कुल होती है। प्रत्येक स्वर संधि संधि होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो मैं पूछूं प्रत्येक संधि स्वर संधि होती है कि? तुम कहोगे कोई जरूरी नहीं है। तो बात यहां से गांठ बांध लो कि ऊपर वाले को नीचे वाले के नाम से पुकारना गलत है, ऊपर वाले को नीचे वाले के नाम से पुकारना गलत हो जाता है, जबकि नीचे वाले को ऊपर वाले के नाम से पुकारना क्या हो जाता है बंधु? सत्य हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो मैं कह सकता हूं प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है वो टेंस का उदाहरण है, लेकिन प्रत्येक टेंस का सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट का ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक है, प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक है, प्रत्येक पूर्णांक अपने आप में परिमेय होता है, प्रत्येक पूर्णांक अपने आप में वास्तविक संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय हो ये कोई जरूरी नहीं है, वास्तविक संख्या परिमेय ही हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, परिमेय संख्या पूर्णांक ही हो कोई जरूरी नहीं है, पूर्णांक अपने आप में प्राकृत ही हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्राकृत अपने आप में क्या होगा? पूर्णांक होगा। मतलब नीचे की जनरेशन को ऊपर वालों के नाम से पुकारना सत्य है। आप अपने जिस रूम में बैठे हो अभी आपको मैं कह सकता हूं कि आप अपने पिताजी और दादाजी के नाम से पुकारे जा सकते हो, ये सत्य होता है। लेकिन ये थोड़ा अटपटा लगता है, अजीब लगता है अपन को। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर और सचिन रमेश तेंदुलकर कह सकते हैं, लेकिन रमेश को सचिन के नाम से नहीं पुकारा जाता। ओके, तो आपको अपने पूर्वजों के नाम से पुकारा जाना सत्य है। ठीक है, ये आपको बुरा लगेगा लेकिन सत्य है। आपको कोई कह सकता है अपने दादा परदादा के नाम से कि ये तो सेम टू सेम वही है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो बिल्कुल प्राकृत तो अपने आप में पूर्णांक ही होता है, लेकिन पूर्णांक प्राकृत हो कोई जरूरी नहीं है। तो ये टेबल याद कर लो कि वास्तविक संख्याएं परिमेय अपरिमेय, परिमेय में भिन्न और पूर्णांक पूर्णांकों में प्राकृत, और ये आपके पास में अपने आप में पूर्ण संख्याएं आ जाती है। ठीक बात है। तो मैं अब आपको बताता हूं ये सेंटेंस सारे के सारे। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल बंधु, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक अपने आप में वास्तविक संख्या है, ये स्टेटमेंट तो क्या है? सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या बिल्कुल वास्तविक संख्या है। नीचे वाले को ऊपर वालों के नाम से पुकार सकते हैं। मान लो ये आप हो और ये आपकी पीढ़ी में पीछे के वंशज हैं, तो बताओ बंधु आपको उनके नाम से पुकारना सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये स्टेटमेंट क्या है बंधु? गलत है। तो अपन को तो गलत स्टेटमेंट ही पूछा है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अपने आप में उत्तर माना जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। बंधु क्यों नहीं होता कि पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? पूर्णांक को बोलोगे आप कि तुम परिमेय संख्या हो, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सत्य है अपने आप में। ओके, चलो फिर ठीक है। इसके बाद में अगला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। बिल्कुल, प्रत्येक प्राकृत संख्या है तो एक पूर्णांक का पार्ट ही। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो आपके पास में 3 स्टेटमेंट सत्य हैं और एक स्टेटमेंट क्या है? असत्य। जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न पूछे फटाफट एक डायग्राम बना लो, बना के कह दो कि नीचे वाले को ऊपर वाले के नाम से बोलना सत्य, ऊपर वाले को नीचे वाले के नाम से बोलना असत्य। ओके बंधु, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला चलते हैं। अगला, कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या अनिवार्य रूप से, मेरे को एक बात बताओ, किसी संख्या में 3 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है। 3 का और 5 का भाग किसी संख्या में जाता है, जैसे किस में जाता है? 15 में जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? 3 का और 5 का भाग 15 में नहीं 30 में भी जाता है। 3 का और 5 का भाग 30 में नहीं 45 में भी जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो मैं कहूं कि किसी संख्या में 3 का और 5 का भाग जा रहा है। एक बार इसको दोबारा लिख देता हूं मैं आपको। किसी संख्या में 3 का और 5 का भाग जाता है, जैसे 3 का और 5 का भाग जाता है। ओके, किसी संख्या में 3 का और 5 का भाग जाता है। 3 का और 5 का भाग तो 15 में जाता है, 3 का और 5 का भाग तो 30 में भी जाता है, 3 का और 5 का भाग तो 45 में भी जाता है, 3 का और 5 का भाग तो 60 में भी जाता है, 3 का और 5 का भाग तो 75 में भी जाता है। न जाने कितनी संख्याओं में 3 का और 5 का क्या जाता है? भाग जाता है। लेकिन मैं एक बात पूछूं, किसी संख्या में 11 और 13 से विभाजित है तो क्या वो उन दोनों के योग से विभाजित होगी क्या? मतलब किसी संख्या में 3 और 5 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3 और 5 के योग का भाग जाएगा क्या? 3 और 5 के योग 8 का भाग, 8 का इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये तो कोई जरूरी नहीं है। ओके, हाँ जी, वह हमेशा 13 - 11 मतलब अंतर से विभाजित होगा क्या? 3 और 5 का अंतर कितना होता है? 2। 2 से विभाजित होना ही कोई जरूरी है क्या? ये भी कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी, वह 3 × 5 मतलब इस पे अप्लाई कर रहा हूं मैं वो छोटा एग्जांपल। तो बताओ 11 × 13 अर्थात 3 × 5 है। 3 × 5 15 का भाग इसमें भी जाता है, 15 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। इसका मतलब योग से विभाजित हो, योग से विभाजित हो कोई जरूरी नहीं है।
अंतर से विभाजित हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गुणा से सदैव क्या होगा बंधु, विभाजित होगा। गुणा से सदैव क्या होगा, विभाजित होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा आप जब सी प्रीफर करेगा तो। नेक्स्ट इसके बाद में पी क्यू आर अभाज्य संख्या है, लेकिन पी क्यू आर की एक खास बात बता दूं बंधु, 13 से छोटी आर है, आर से छोटी क्यू है, क्यू से छोटी कौन है, पी है। इसका मतलब आर 13 से छोटी है, आर 13 से छोटी है तो आर का मान है, सपोज आर का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि ये पी क्यू आर कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 11 हो सकता है, क्योंकि आर 13 से छोटी है। किससे छोटी है, आर 13 से छोटी है। अब मेरे बंधु सुन, मैं आर का मान क्या दूं, कि ये कह रहा है कि पी क्यू आर इनका योग है, पी क्यू आर का योग भी अभाज्य संख्या होना चाहिए। कह रहा है पी क्यू आर अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो कुछ भी हो सकती है, पी क्यू आर तो ठीक है, अनंत अभाज्य संख्याएं होती है, लेकिन उनमें से कह रहा है कि क्यू 13 से छोटा है, 13 से छोटा है तो क्यू का मान, मतलब आर 13 से छोटा है, 13 से छोटा है तो आर 11 है, आर 11 है तो आर 11 से बड़ा नहीं हो सकता, और 11 से बड़ा नहीं होता तो क्यू और पी आर से ही छोटे हैं, तो 11 से छोटा 7 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अब कह रहा है कि तीनों का योग भी अभाज्य संख्या है, तीनों में अगर 1 2 हो गया बंधु, 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, 2 विषम संख्याओं का योग सम होता है, और तीसरी विषम संख्या, तीसरी अगर सम संख्या हो गई 2 तो इनका योग क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। मेरे बंधु कहने का मतलब यह है कि इसको विषम ले लूं, इसको विषम ले लूं, इसको विषम ले लूं, विषम और विषम का योग क्या होगा, सम होगा। तो मेरे बंधु ये सम नहीं हो सकता, ये क्या नहीं हो सकता, सम नहीं हो सकता, और ये सम नहीं हो सकता क्योंकि सम हो जाएगा विषम ही होगा, ये क्या होगा, विषम होगा, और ये विषम होगा तो मेरे बंधु सीधी सी बात ये है कि ये विषम होगा तो ये सम नहीं हो सकता, इसका मतलब 2 तो नहीं हो सकता, 2 तो गया। अब मेरे बंधु इनको बढ़ते क्रम में लिखें, अगर सपोज पी का मान मेरे पास में 3 है, अगर क्यू का मान मेरे पास में 5 है और आर का मान कितना है, 7, सपोज दैट मैंने ऐसी माना है, सपोज मैंने ऐसा माना है कि आर का मान कितना है, 7 है। मेरे बंधु आर का मान मैंने सपोज कितना मान लिया, 7 मान लिया। ओके, क्या पी क्यू आर एक अभाज्य संख्या हो जाएगी क्या, 7 5 12 और 3 15, 15 एक अभाज्य संख्या नहीं होती, इसका मतलब ये मामला तो गड़बड़ है, और ये मामला गड़बड़ है तो पी का मान तो 3 रख लूं, क्यू का मान मैं कितना रख लूं, 5 रख लूं, और आर का मान 11 रख लो, तो 5 और 3 8 और आर का मान 11, 11 8 में जोड़ोगे तो 19। बिल्कुल हमारी बात सत्य है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आर का मान हम कितना रख लेते हैं बंधु, 11 रख लेते हैं। तो आर का मान हम कितना रख लें, 11 रख लें। ओके, आर का मान 11 रख ले, तो एक केस तो ये बन गया, एक केस तो बन गया ये हमारे पास में, ठीक है। इसी प्रकार से मैं और बोलूं आपको कि 3 5 7 और 11, इनमें पी का मान अगर 3 है तो क्यू और आर का मान 5 और 7 ही होगा, एक जोड़ा तो बन गया। दूसरा जोड़ा मैं ये बना सकता हूं बंधु, पी का मान थोड़ा सा रिप्लेस करूं, पी का मान थोड़ा सा आगे बढ़ूं, तो पी का मान 3 पे तो सारे ऑप्शन चेक कर लिए, पी का मान रख लो कितना, 5, क्योंकि पी इनमें सबसे छोटा है, ठीक है। पी का मान 5 रख लिया, अब मेरे बंधु क्यू का मान 7 ही रखना पड़ेगा, क्यू का 11 नहीं रख सकता क्योंकि आर सबसे बड़ा है इनमें, ठीक है, आर का मान ये। तो बताओ इनका योग कितना होगा, इनका योग मेरे पास में कितना होगा, 7 5 12 और 11 कितना, 23। 23 क्या है, अभाज्य है, 23 क्या है, अभाज्य है। ओके, और इनका योग किया मैंने, इनका योग मेरे पास में कितना आया, योग आया 7 5 और 11 16 और 3 कितना, 19। 19 भी अपने आप में क्या है, अभाज्य। तो मेरे पास में कितने युग्म बने, ऐसे 2 युग्म बने, कितने युग्म बने, 2 पेयर बने। अच्छा, कितनी संभावनाएं हैं, 2 संभावना हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए बंधु, बेस में भी प्राइम फैक्टर होने चाहिए, बेस में भी प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो 8 को मैं 2 की पावर कितनी लिख दूं, 3, लेकिन ऊपर घात कितनी लगी हुई है, 20। ओके, इंटू 15 को 3 गुना क्या लिख सकता हूं, 5, और ऊपर घात कितनी लगी हुई है, 24, इंटू 7 की घात कितनी, 15। ओके, हाँ जी, तो 2 की घात तो 3 और 20 गुना होंगे तो 20 दिए कितना, 60। ओके, 3 की घात 24 आ जाएगी, 5 की घात भी 24 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, 7 की घात 15। यहां से आपको 3 प्रश्न मैक्सिमम पूछ सकता है। आपको पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो मेरे बंधु एक काम करना, गाथे जोड़ देना, और गाथे जोड़ेगा
तो 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15, तो ये होगा 60, 24, 24, 48, 108, 108 और 15 कितना 123। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। दूसरा, आपको पूछे विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, किसकी? विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये पूछा हुआ प्रश्न है। विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स की संख्या, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आपको बतानी है बंधु 4। क्यों? क्योंकि यहां पे 4 में ये जो 2 60 बार जुड़ा है, इसको एक ही बार मानना है। ठीक है, तेरे मोहल्ले में टोटल कितनी दुकानें हैं तब तो सबको काउंट करेगा। और मैं कहूंगा कितने प्रकार की दुकानें, क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो क्लास में मैं कहूंगा कि क्लास में टोटल मान लो 100 विद्यार्थी हैं। ठीक है, क्लास में कितने प्रकार के विद्यार्थी हैं? झगड़ालू विद्यार्थी, हंसने वाले विद्यार्थी, ठीक है, ऐसे विद्यार्थी, वैसे विद्यार्थी, तो मैं कितने प्रकार के में यहां पे 2 एक प्रकार हो गया, 3 एक प्रकार हो गया, 5 एक प्रकार हो गया, 7 एक प्रकार हो गया, टोटल कितने हो गए बंधु आपके पास में? 4 हो गए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्राइम फैक्टर्स की संख्या, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स पूछे तो इतना। ठीक है, इसमें आगे होता है कि प्राइम फैक्टर्स का सम, ठीक है, ऐसे सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। अगर आपको गुणनखंडों या भाजकों की संख्या पूछे तो धातु में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो बड़ा वैल्यू आता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला कह रहा है कि इसका घनमूल 43 है तो इसका मान क्या होगा? मेरे बंधु सीधी सी बात यह है कि घनमूल में आपको दे रखा है, घनमूल में आपको दे रखा है 79507, लेकिन पॉइंट लगा रखा है। सबसे पहले मैं पॉइंट हटाऊंगा, तो 79507 का पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लगा दिया मैंने? 1000 लगा दिया प्लस। हाँ जी बंधु, फिर घनमूल है, घनमूल में फिर 79507 का पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाया तो मैंने लिख दिया बंधु 1 2 3 4 5 6 अंकों बाद में दशमलव है, तो नीचे कितने जीरो? 6 जीरो। ठीक है, प्लस से। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में घनमूल में वही 79507 है, लेकिन ये कितने अंकों बाद में दशमलव? 2 2 4 2 6 2 8 और 1 कितना? 9। तो मेरे पास में मेरे बंधु कितने जीरो आएंगे? 9 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 9 जीरो आएंगे। ओके, आपको ऊपर वाले का घनमूल कितना दे रखा है? 43, तो 43 लिख दो। 1000 का घनमूल 3 जीरो में से 1 जीरो आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, हाँ जी, फिर बताओ बंधु ऊपर वाले का घनमूल कितना है? 43, और यहां पे 6 जीरो में से कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 3 बार गुना होता है, 3 मत कर देना, वो वर्गमूल में आते हैं। ठीक है, हाँ जी, ऊपर वाले का घनमूल 43, लेकिन 9 जीरो में से कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो। एक बात बताओ बंधु, लघुत्तम इनका कितना ले लूं? 1000। 1000 ले लिया। 1000 में 10 का भाग 100 बार, 100 को 43 से गुणा करोगे तो 4300 आ जाएगा, प्लस 100 का भाग 1000 में 10 बार, 10 को 43 से गुणा करोगे 430, प्लस हाँ जी 1000 का भाग 1000 में एक बार, तो ये कितना आ गया? 43। मेरे बंधु इकाई का अंक जोड़ लेता हूं मैं सबसे पहले इकाई का अंक है, तो 3 0 और 0, तो आ गया कितना? 3। फिर 4 3 7, सॉरी 4 3 7, 7 और 0 का कितना? 7 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में 4 और 3 कितना? 7, और फिर लास्ट में 4 आई गया, बट्टे कितना है? 1000। 3 अंकों बाद में दशमलव लगा दूं तो 4.773 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे मेरे बंधु कि इसको लिख सकते थे 4.3, इसको 0.43 और इसको 0.043 लिख सकते थे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये संख्याएं हैं, ठीक है, तथा 128 को परस्पर गुणा किया जाए। गुणा करने का तरीका देखो इसका, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, ऐसे टोटल आपने कितने से गुणा कर दिया? 99 तक गुणा किया है। ओके, हाँ जी, फिर एक गुणा में आपने एक चीज और लिखी है, 100 कितना? 28। मेरे बंधु गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करती है, शून्यों की संख्या डिपेंड करती है नंबर ऑफ फाइव्स पर। किस पे? नंबर ऑफ फाइव्स पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ फाइव्स विथ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स, हाँ जी, नंबर ऑफ फाइव्स विथ इवन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मेरे बंधु यहां पे मैं नंबर ऑफ फाइव्स बताऊं आपको, नंबर ऑफ फाइव्स निकालने का एक शॉर्ट फंडा भी है, लेकिन मैं इसमें बताऊं यहां पे नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं। नंबर ऑफ फाइव्स मेरे बंधु बताऊं आपको, तो ये नंबर ऑफ फाइव्स एक तो 5 में है, एक 15 में है, एक क्योंकि यहां पे सम नहीं है, 10 है ही नहीं, 20 है ही नहीं, यहां पे 30 है ही नहीं, तो 5 में, 15 में, 25 में 2 होते हैं, 5 गुणा 5, ठीक है। ओके,
फिर आ गया आपका 35 में, फिर आ गया 45 में, फिर 55 में, फिर 65 में, फिर 75 में। 2 होते हैं मेरे बंधु, क्यों? क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 3 को 75 बोलते हैं, ठीक है। फिर 85 में और फिर कितने में? 95 में, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए बंधु? 19 5 95। नंबर ऑफ फाइव्स यहां पे कितने हो गए? 12। नंबर ऑफ फाइव्स कितने हो गए? 12। तो लास्ट में 12 शून्य होने चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ फाइव्स विद इवन फैक्टर, सम संख्याएं कितनी है? तो मेरे बंधु इवन फैक्टर कौन कौन से हैं यहां पे? इवन फैक्टर, हाँ जी, इवन फैक्टर्स कितने हैं यहां पे? इवन फैक्टर्स अगर मैं देखूं तो मेरे बंधु इस 128 को दुनिया क्या लिख सकती है? 2 की पावर 5 का मान 32, 6 का मान 64 और 7 का मान 128। 2 की पावर 7 मतलब 7 बार गुणा कर सकते हो आप। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, हर 2 5 के साथ मिलके 1 0 देगा, क्योंकि 5 और 2 सिर्फ 0 देने की करामात होती है फाइव्स एंड इवन संख्या में ही, ठीक है। तो 5 और 2 ही मिलकर 0 देंगे, बाकी कोई 0 नहीं दे सकते। जैसे मैं कहूं 1 गुणा 3 गुणा 5, इसमें कितना 0 होता है? 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 5 15, कोई 0 नहीं है लास्ट में। 0 लाने की करामात सिर्फ सम संख्या और 5 में होती है। तो यहां इनमें से मिनिमम संख्या कौन सी है? अकेला 5 भी नहीं बन सकता। मैं कहूं 3 लड़कियां और 7 लड़के हैं, कितने लोगों की शादी होगी? 3 की होगी, ठीक है। और 13 लड़कियां 5 लड़के हैं तो कितनों की शादी होगी? 5 की। और 7 लड़के और 7 लड़कियां तो कितनों की शादी? 7 की होगी, ठीक है। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 शून्य हो जाएंगे इसके लास्ट में। कितने? 7। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं? 7 है। इन दोनों में से कम संख्या हो वही उत्तर मानी जाती है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये इस प्रकार से हमने ये मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हेलो नमस्कार। रीजनिंग के इस ग्रेड फर्स्ट के सॉल्यूशन में क्या क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कुछ कोड दिए गए हैं और आपको ये बताना था कि R भाग M माइनस K में K M से किस प्रकार संबंधित है। तो पहले हम इन कोड को इधर से डिकोड करते हैं। A भाग B का अभिप्राय है A B के पिता हैं, तो R भाग M का मतलब होगा कि R M के पिता हैं। तो M के पिता कौन हो गए? R, और पिता हैं पुरुष हैं तो हम उसे स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। M माइनस K का मतलब है M K का क्या होगा? भाई होगा। तो M K का क्या है? भाई है। इतना हमें डेटा दिया गया तो वो कह रहे हैं कि K कौन है, लेकिन K का जेंडर क्लियर नहीं है। तो इतना तो निश्चित है कि K और M भाई बहन होंगे, लेकिन K उसका भाई बनेगा या बहन होगी ये अभी निश्चित नहीं है। इसलिए इसका आंसर जो हमें देना पड़ेगा वो डी ऑप्शन देना पड़ेगा कि या तो भाई और या बहन, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हमें कुछ डेटा दिया गया है और हमें बताया गया है कि कितने शादीशुदा ऐसे हैं। अब देखा जाए तो शादीशुदा जो लोग हैं वो कुछ इस ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो ना तो अध्यापक होने चाहिए। देखा जाए तो ये 12 वाली संख्या अध्यापक में जा रही है और ना ही महिला होनी चाहिए। तो ये महिलाएं वर्ग के अंदर है तो ये 7 भी महिलाएं हैं। तो बची जो संख्या है वो 1 और 8 है, जो केवल शादीशुदा हैं। तो 1 + 8 मतलब इसका हमें जो आंसर देना पड़ेगा वो क्या देना पड़ेगा? 9 हमें आंसर देना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से हमारे पास वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षित हैं। शिक्षित इसके अंदर देखा जाए तो ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। अब पुरुष भी होने चाहिए, तो जो पुरुष हैं वो इसके अंदर हैं, मतलब इससे ऊपर वाले। तो ये 5 संख्या हट जाएगी, ऊपर वाला हिस्सा बच गया। लेकिन शहरी नहीं होना चाहिए, तो इस शहरी वाले सर्कल को हटा देते हैं। तो हमारे पास जो संख्या बचती है वो कितनी बचती है? 11 बचती है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। 3 संख्याएं हैं 240, 55 और 65। अब 55 और 65 से 240 बनाना है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में छोटी संख्याओं को बड़ी संख्या में परिवर्तित करना होता है किसी भी गणितीय संक्रिया के आधार पर। अब 55 और 65 काफी बड़े नंबर हैं तो गुना करना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसका योग करते हैं तो 55 + 65 जो होता है
वो 120 होता है, और 120 का मैं दुगना कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 240। मतलब यहाँ पर 3 नंबर हैं A, B और C। तो वो कह रहा है कि B प्लस C का योग करके अगर 2 का गुना कर दोगे तो वो पहली संख्या के बराबर हो जाता है। जैसे 85, 75 होता है 160, इसका डबल किया 320। तो अब हम ऑप्शंस में चलें, इन दोनों का योग करें 60, 60 का डबल तो 120 होता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 90 और 15 105 होता है, 220 नहीं होगा डबल इसका भी। ये देखा जाए तो 40, 45 और 35 जो होते हैं वो होते हैं 80, और 80 का मैं अगर दुगना कर देता हूं तो 160 हो जाता है। इसका मतलब देखा जाए तो जो ऑप्शन होगा इसमें वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन थे रीजनिंग के बारे में, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आप लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद। Hello guys, as you know myself Praveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcomes all aspirants on the digital panel of Priyas Edu Hub. सीखकर टॉपिक 3 अपने सिलेबस में आर्टिकल वाला पोर्शन है वो शामिल है, दूसरा प्रेपरेशन वाला टॉपिक है वो इसमें शामिल है, और तीसरा है वो है सिंटेक्स, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये 3 टॉपिक हैं इसमें शामिल हैं। ठीक है, आर्टिकल, प्रेपोजिशन और एक क्या बोलती है आपने सिंटेक्स। इस प्रकार से 3 टॉपिक आ गए अपने। पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है ऑनेस्ट ऑफिसर। अगर अकेला ऑनेस्ट शब्द होता तो ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, और जब कोई भी वाक्य में एडजेक्टिव जो होता है वो अगर मूल स्थिति में या फिर खुद इंडिपेंडेंट फॉर्म में अगर काम करता है तो उससे पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन यदि एडजेक्टिव विशेषण के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर दिया जाता है तो उससे पहले हम प्रयोग करते हैं ए अथवा एन का, और ए अथवा एन जो है वो निर्भर करेगा पहले शब्द की पहली साउंड पर। पहली साउंड अगर वावल साउंड है, स्वर की ध्वनि है, तो हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, एन लगाते हैं। और पहला जो शब्द है या पहली साउंड है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन की ध्वनि, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करते हैं। तो ऑनेस्ट शब्द जो आ गया इसमें पहली जो साउंड आ रही वो किसकी, वावल साउंड आ रही, तो यहाँ पे हम आर्टिकल लगाएंगे, वो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, अपना एन आ जाएगा। कौन सा आर्टिकल है, एन आना है इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, डी ऑप्शन जो इसमें दे रखा है एक की जगह इसमें आपको 2 नंबर करना था। ठीक है, क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, इस टाइप से आएगा अपना। ठीक है, इसमें 2 नंबर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सुधार कर लेना इसमें। यहाँ अम्ब्रेला से पहले आपको आर्टिकल लगाना, तो अम्ब्रेला भी पहली साउंड किसकी दे रहा है, वावल साउंड है, तो किसका प्रयोग करोगे, एन का। कोई भी नदियों के नाम होते हैं उनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करोगे, द का। और अम्ब्रेला जो है उसमें पहली साउंड आपको देखनी है एम, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं, वावल साउंड है ए जो है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे, एन का। तो 3 ऑप्शन इसमें आपका उत्तर क्या रहेगा, एन रहेगा। कौन कौन सा, यहाँ भी क्या आएगा आपका एन, यानी यूं कह सकते हैं एन कितने नंबर में, 2 नंबर में। यहाँ भी क्या रहेगा आपका एन 2 नंबर में। यहाँ कौन सा आएगा, 3 नंबर, और यहाँ आएगा 2 नंबर। इस प्रकार से आपको एग्जैक्ट उत्तर तक आपको पहुंचना है। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है उसी के आधार पर आपको डिसाइड करना है। दूसरा सन क्या हमारे पास यहाँ पे यूनिक है, और जो चीजें यूनिक होती है जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता उससे पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका उत्तर होगा द के लिए नंबरिंग दे रखी वो कौन सी है, 3 है। सी इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो यूनिवर्सिटी में देखो यहाँ पहली साउंड शुरुआत तो इसकी किससे हो रही है, वावल से हो रही है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, किसकी साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। हाईएस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, और बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी कांट यूज एनी आर्टिकल, सॉरी वी यूज आर्टिकल द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। तो इसका उत्तर क्या होगा, 3 नंबर। जबकि माउंट एवरेस्ट से पहले आर्टिकल भरवा लेते, तो इसमें किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि चोटियों के नामों से पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जबकि पर्वत श्रेणियां जो होती हैं उनके नामों से पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द लगाते हैं। यूनिक आइडिया, तो यहाँ पे यूनिक में वही साउंड है, किसकी साउंड आ रही है, यू, यानी कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ किसका प्रयोग करोगे, ए का। तो आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ भी क्या होगा आपका, यहाँ द होगा 3 नंबर, उसके बाद में फिर क्या होगा 1 नंबर, उसके बाद में फिर क्या होगा 3 नंबर, और उसके बाद में होगा 1 नंबर। 3 1 3 1 3 1 3 1। ये आपको देखना है, तो आपको सही सटीक जो जवाब वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी ओर आगे अपन बढ़ते हैं। किसी विषय विशेष में पारंगत होना, उस अर्थ में प्रेपरेशन एट लगाते हैं। तो यहाँ किसका प्रयोग करोगे, गुड एट मैथमेटिक्स। एयरपोर्ट है तो यहाँ पे इनका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, कोई भी चीज होती है ना स्थिर अवस्था में किसी के ऊपर होती है तो किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। और ये गिफ्ट किसके लिए, तुम्हारे लिए, तो के लिए के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। और इसी क्रम में यहाँ पे प्रेपरेशन दे रखे थे, इनकी मैचिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, जरा देखिए अपन क्या कह रहा है। इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं अपन, इन का प्रयोग करते हैं। डिपेंड के साथ किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। फॉन्ड के साथ किसका प्रयोग करोगे, ऑफ का। और अपोलोगाइज के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। सिर्फ हिम्मत जुटानी थी, सही क्रम यही रहेगा। ठीक है, जैसा है उसी क्रम में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या करे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रश्न अपना। ए नंबर ऑफ और दो नंबर ऑफ, फर्क कितना होता है, दोनों के साथ जो नाउन आता है वो तो क्या होता है, प्लूरल होता है। पर ए नंबर दे रखा तो वर्ब कैसे आएगी, बहुवचन। यानी किसका प्रयोग करोगे, आर, 2 नंबर का प्रयोग कर देंगे। दे नंबर के साथ वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर आती है, तो यहाँ किसका प्रयोग करोगे, सिंगुलर का। यानी किसका प्रयोग करोगे, इज का। यानी किसका प्रयोग करेंगे अपन, 1 नंबर का प्रयोग करेंगे। इधर राम और हिज फ्रेंड, और के बाद जो आने वाला जो नाउन होता है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। वो अगर बहुवचन तो आपका वो कैसा आएगा, आगे जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, बहुवचन। और वो अगर एक वचन है तो फिर वर्ब कैसे आएगी, बहुवचन। कारण क्या है कि दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जिनकी कनेक्टिविटी किससे होती है, या तो इदय और से, या फिर किससे होती है, निदय नोर से, या फिर किससे होती है, नॉट ओनली बट आल्सो से। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं अपन अकेला कौन सा आता अपना, और आता है, या अकेला नोर आता। तो ऐसी स्थिति में सेकंड सब्जेक्ट जो है उसकी पहचान कीजिए। सेकंड सब्जेक्ट एक वचन तो फिर वर्ब कैसे आएगी, एक वचन। और सेकंड सब्जेक्ट अगर बहुवचन तो फिर वर्ब कैसे आएगी, बहुवचन आएगी। तो आप यहाँ पे क्या करना अपन को, और के बाद में फ्रेंड्स बहुवचन दे रखा तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगाओगे, बहुवचन। द कमेटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। तो नो डाउट यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैज का, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। और कमेटी खुद शब्द एक वचन भी होता है, और कमेटी कैसा होता है, बहुवचन। जब लगता है कमेटी से एक यूनिटी का, एकमतता का बोध नजर आ रहा है तो कमेटी के साथ वर्ब कैसे लगानी है, सिंगुलर। और लगता है इसमें डिवाइडेशन का बोध हो गया, मतभेद होने का बोध नजर आ रहा है, तो उस कंडीशन में वर्ब कैसे लगानी है, बहुवचन। तो इसका सही जो उत्तर होगा आपका वो कौन सा होगा, 2 1 2 3, 2 1 2 3 भी उत्तर माना जाएगा। ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपका सेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपका पेपर बिल्कुल सही जा रहा होगा। सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो आज जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, जो फर्स्ट पेपर है, उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे 5-6 क्वेश्चन थे, उसके हम क्या है सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो दूसरा क्या है, 40 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर, देखो नियत वेग से, क्या वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, से गति कर रहा है, तो मेज पर बल। आपको पता है बल अपन लिखते हैं ए बराबर एम ए होता है, ए बराबर एम ए होता है। अब देखो त्वरण की परिभाषा क्या होती है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। लेकिन यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो नहीं रहा है, क्या है, नियत वेग है। तो क्या है, वेग क्या है, वेग है नियत है, वेग क्या है, नियत है। तो त्वरण कितना हो जाएगा आपका, त्वरण आ जाएगा 0। त्वरण 0 है तो बल कितना आ जाएगा, बल भी कितना हो जाएगा, 0। बल भी कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोई द्रव्यमान दो अलग अलग है, m1 द्रव्यमान का पिंड और m2 द्रव्यमान का पिंड है, उस पर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। पहले को वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के उसको त्वरित करता है, और दूसरे को करता है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करता है। अब देखो क्या पूछ रहा है आपको, अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया है, देखो पहले द्रव्यमान और दूसरे द्रव्यमान को, m1 को और m2 को मिला दे, फिर ये इतना ही बल लगाएं, तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है, ma। बल कितना है 5 न्यूटन। m1 हम निकाल लेते हैं, द्रव्यमान नहीं पता है, अगर द्रव्यमान पता होता तो हम निकाल लेते ये सूत्र से, लेकिन हमें क्या द्रव्यमान निकालता है। त्वरण कितना है पहले के लिए 10, तो यहाँ से m1 हम निकाल लेते हैं 5/10 बराबर 0.5 kg।
इसी प्रकार अपन क्या है दूसरे के लिए निकाल सकते हैं, F बराबर M2 A2 के लिए कितना है, M2 हमें ज्ञात करना है, A2 है 20 और यही 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो यहाँ से M2 निकालोगे आप तो 5/20 करोगे, 5/20 करोगे तो आ जाएगा 0.25 kg। अब देखो पहले का द्रव्यमान 0.5, दूसरे का 0.25, दोनों को जोड़ दिया, टोटल द्रव्यमान कितना आया 0.5 और 0.25 कितना आया 0.75 kg। अपन बल वही लगा रहे हैं और M, अब देखो M कैपिटल ले लेते हैं और A हमें फाइंड आउट करना है, ये क्या है उत्तर निकालना है। तो F/M, F कितना है 5 न्यूटन है और ये कितना है 0.75। आप हल करोगे तो ये आ जाएगा 6.67 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, भागी लगाना है तो कितना आ जाएगा 6.67 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक कण की एक विमीय गति दे रखा है, वेग समय ग्राफ दे रखा है आपको और कण का त्वरण आपसे पूछा गया है। देखो वेग समय ग्राफ मैं लिख देता हूं, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है, त्वरण बताता है। हमें त्वरण पूछा गया है, ढाल। अब देखो ढाल को कैसे लिखते हो, tan थीटा से क्या आ जाएगा, त्वरण क्या वेग बटा समय होता है और आप इसको क्या है त्वरण लिखते हो, इसको आप क्या त्वरण लिखते हो। अब देखो tan थीटा, अब देखो थीटा कौन सा हो गया, ये थीटा होता है। अब आपको पता है पूरा क्या है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 में से 60 घट जाएगा ऊपर वाला, तो कितना आ जाएगा थीटा 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा tan, ये थीटा लेना है अपन को 30 डिग्री बराबर त्वरण A लिख देता हूं मैं। 30 डिग्री का मान कितना होता है tan का 1/√3, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। इतना त्वरण उत्पन्न होगा, उतना इस कण का इतना त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का निर्धारण देखो किसके द्वारा होता है, ध्वनि की आवृत्ति से नहीं होता भाई, आवृत्ति से नहीं होता है, प्रबलता से। यह बात सही है, उसकी प्रबलता से होता है कि उसकी प्रबलता कितनी है, डेसिबल है। अपन मापते हैं ना डेसिबल में कि प्रदूषण किससे होता है, डेसिबल में, कि भाई 60 डेसिबल की और इससे ज्यादा क्या होता है आवृत्ति नहीं होता है, वो प्रबलता होते हैं। 60 डेसिबल प्रबलता से अगर ज्यादा ध्वनि है तो क्या हो गया उसकी वो प्रदूषित मानी जाती है। ये नॉर्मल चीजें हैं, गुणता भी नहीं है और तारतम्य भी नहीं है। तो किससे निर्धारित होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रबलता से होता है। तो ऑप्शन क्या है आपका सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 35 हर्ट्ज वाली ध्वनि जब पानी से 2 गुने अधिक घनत्व वाले द्रव्य में प्रवेश, भाई एक ध्वनि है जिसकी आवृत्ति दे रखी है 35 हर्ट्ज, वो पानी में है और पानी से क्या करता है वो दूसरे किसी लिक्विड में प्रवेश करती है, वो उसका डेंसिटी दे रखा है कि पानी से उसकी 2 गुना डेंसिटी ज्यादा है। तो क्या दे रखी है, तब ध्वनि की आवृत्ति कितनी हो जाएगी। देखो आवृत्ति है वो जब माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नो चेंज, अपन को इतना ही ध्यान में रखना है, माध्यम बदलने पर आवृत्ति क्या है, नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। चाहे डेंसिटी कुछ उसका घनत्व कुछ भी हो, तो क्या माध्यम ही तो बदल रहा है, पानी से वो किस में चले गई, दूसरे द्रव्य में चली गई, तो क्या माध्यम बदल गया लेकिन आवृत्ति उतनी रहेगी, आवृत्ति उतनी ही रहेगी। तो ऑप्शन क्या आपका सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हिस्ट्री से संबंधित है, जो हिस्ट्री वाले सर सॉल्यूशन करवाएंगे। धन्यवाद सभी को।